दिया था। कॉर्पोरेट वेल सर मेरे को क्या हो गया? मेरा वो पीडीएफ नहीं बन रहा है, तो मैं आपको भेजती हूँ 2 मिनट में। हाँ हाँ, आराम से भेज देना, क्लास के बाद भेज देना। ठीक है, उसमें अभी दिमाग मत लगा। तो सर कॉर्पोरेट वेल, सर वेल मतलब तो पर्दा, कॉर्पोरेट पर्दा हो जाता है जिस दिन कंपनी बन जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उस दिन उसके बनाने वाले लोगों से, उसके अंदर का मतलब वो जो है उससे अलग हो जाएगी, ये बीच में पर्दा आ जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी है। कॉर्पोरेट वेल को हमेशा किससे कनेक्ट करना है कि सर सेपरेट लीगल एंटिटी से। सेपरेट लीगल एंटिटी का जहां पर भी नाम आए अपने को केस मेंशन करना रहता है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। ये तो मैं आपको हर बार बता चुका हूँ, ये आपके दिमाग में क्यों रिपीट करता हूँ, दिमाग में घुस जाए। ठीक है, इसलिए। और सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना किया जा सकता है क्या? यस सर। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आया कहां से कि सर सोलोमन वर्सेस सोलोमन से। क्या उसको अलग मानने से मना किया जा सकता है इस कंपनी को और बनाने वाले लोगों को? हाँ सर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया जा सकता है। ठीक है, कौन से केसेस में? कि सर 5 केसेस में किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था ना? कहां तक किया था कल श्रेया कर्नावट? कौन पढ़ रहा था कल? यहां तक किया था या इससे आगे भी कर लिया था? मैंने वो 5 चीजें भी कर ली थी। ये 5 चीजें जो हैं, इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा हाँ। दिया था, है ना? कि हाँ ये ऐसे ऐसे हाँ। होता है। आज इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो देखो लास्ट लाइन वापस पढ़ो कि सर क्या चीज, डज दिस केस, कौन सा केस? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी क्लियरली एस्टैब्लिश दैट कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी होती है ये, एंड एज अ रिजल्ट अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी इवन दो ही होल्ड्स वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल। भले ही ऑलमोस्ट सारी कैपिटल, एक दो शेयर को छोड़ के शेयर कैपिटल उसके पास में, तो भी शेयर होल्डर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता है। और सेपरेट लीगल कंपनी की खुद की एग्जिस्टेंस अलग से होती है। पूरा जो कंपनी लॉ है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। द होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ऑफ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी। ठीक है भाई? यस सर। आइए, नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्या ये लिफ्टिंग ऑफ या कॉर्पोरेट वेल को, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को मानने से मना किया जा सकता है क्या? सो नाउ द क्वेश्चन में अराइज वेदर दिस वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कैन इवन बी लिफ्टेड और पियर्स। यस सर। चलिए यहां से पढ़ना चालू करते हैं। कौन पढ़ेगा आज? 10 जन तू पढ़ेगा हमारे लिए। Okay, sir. Before going into this question, one should ask first, try to understand the meaning of the phrase lifting the will. It means looking behind the company as a legal person, that is disregarding the corporate entity and paying regard instead to the realities behind the legal facade. फैसेड, स्टॉप। Where फैसेड, लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है? डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट एंटिटी, यानी कि ये जो सेपरेट पर्सन है, इस एंटिटी या सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी इस कंसेप्ट को डिसरिगार्ड कर देना और दोनों को एक ही मान लेना। ठीक है, सो डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड पेइंग रिगार्ड इंस्टेड टू द रियलिटीज बिहाइंड द लीगल फसाड। यानी कि सही में ये जो लीगल बात अपन ने की है ना कि ये अलग और ये अलग, इसके पीछे जाके सच में जो रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं उन पे ध्यान देना। जैसे कि कंपनी बना दी इन 5 लोगों ने फर्जीवाड़ा करने के लिए, अब बोलते हैं कंपनी को पकड़ो, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसने काम किया है, हमने थोड़ी किया है कंपनी में काम। अरे भाई ऐसे समय करने वाले तुम ही थे। ये अलग अलग एंटिटी मानने से मना करते हुए, लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करते हुए इनको रेस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द केस। नाउ आगे पढ़ भाई। where the courts ignore the company and concern themselves directly with the members or managers, the corporate will may be said to have been lifted only in appropriate circumstances. देखो, वेयर द कोर्ट्स इग्नोर, कौन करेगा? कौन बोलेगा कि हाँ मैं यहाँ पर लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करता हूँ? कि सर कोर्ट्स ने किया है। ये जो पांचों सिचुएशन मैंने कल आपको जो इंट्रोड्यूस कराई थी ना, सब में कोर्ट्स ने केस टू केस बेसिस पर डिसाइड किया है कि यहाँ हम कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर रहे हैं। ठीक है, सो वेयर द कोर्ट्स इग्नोर द कंपनी एंड कंसर्न देमसेल्व्स डायरेक्टली विद द मेंबर्स और द मैनेजर्स जिन्होंने उसके अंदर अंदर काम किया है,
द कॉर्पोरेट वेल मे बी सेड टू हैव बीन लिफ्टेड। कोर्ट्स इग्नोर करेंगे तो हो जाएगी। ओनली इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस द कोर्ट्स आर विलिंग टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। हर हर जना, हर एरा गैरा नत्थू गैरा आके कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा कि देखो सर ऐसा हो गया, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करो, अलग अलग मारने से मना करो। कोर्ट हर बार नहीं करेगा, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही करता है। जैसे कि सोलोमन वर्सेस सोलोमन में तो लोग आए कि है ना, देखो ये इन्हीं का धंधा कंपनी में आया था, तो कृपया आप इनको पैसे बाद में दिलाना, हमको पहले दिलाओ। कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो सर जो 4-5 एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अपन पढ़ रहे हैं ना, उसी में कोर्ट एंटरटेन करेगा आपको, अदरवाइज नहीं करेगा। सो कोर्ट्स आर विलिंग टू lift the corporate veil only in appropriate circumstances, and that too when the questions of control are involved rather than merely a question of ownership। कि सब देखो पीछे गड़बड़ काम किया किसने था, शेयर होल्डर्स ने किया था या उनके मैनेजर्स ने किया था, तो सही में उनको पकड़ना जरूरी है। आइए, सो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द केसेस वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अभी तक मैं पढ़ा रहा था कंपनी अलग है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, अब उसको डिसरिगार्ड, एक्सेप्शंस जहां पर हम कंपनी को अलग मानने से मना कर देंगे। सो फॉलोइंग आर द केसेस, और द प्रिंसिपल दैट द कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, इसको डिसरिगार्ड कर देंगे। ठीक है, 5 की सर कौन कौन सी? ट्रेडिंग विद एनिमी, जहां पर आप कंपनी की एग्जिस्टेंस को केवल गलत तरीके से टैक्स को इवेड करने में काम ले रहे हो। ठीक है, जहां कंपनी जो काम किसी अपनी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी बनाई, होल्डिंग सब्सिडियरी, पूरा कंट्रोल इसके ऊपर है इस कंपनी का। ठीक है, तो वहां पर इस सेकेंड एंटिटी को जस्ट वो काम गलत तरीके से एजेंट जैसे अपने काम करवा रही है, जो काम ये खुद नहीं कर सकती थी, खुद उसके लिए ब्लैकलिस्ट जैसे कुछ हुई भी है। तो जो काम खुद नहीं कर सकती गलत तरीके से, उसके लिए एक दूसरी कंपनी की, ये तो सेपरेट पर्सन है, मैं सेपरेट पर्सन, ये सेपरेट पर्सन, तो गलत तरीके से उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो। टू अवॉइड सम लीगल ऑब्लिगेशन, जहां आप एक कंपनी केवल इसलिए खोल रहे हो ताकि आपको कुछ लीगल काम करने से बचा जा सके। ठीक है, जो आपका ऑब्लिगेशन था, जो आपको करना था उसके लिए। और 5वां कि सर कंपनी किसी इलीगल या इम्प्रॉपर पर्पस के लिए खोली जा रही है, गलत काम, कि अपन तो लोगों से डिपॉजिट लेंगे और लेके भाग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कामों के लिए तो फिर हम कंपनी और कंपनी के खोलने वाले लोगों को अलग अलग मानने से मना कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर कंपनी इज एन एनिमी और अ फ्रेंड कंपनी। पढ़ भाई दर्श जैन। In the law relating to trading with the enemy, where the test of control is adopted, the leading case is this point is Dalmir Company Limited versus Continental Tire and Rubber Co. If the public interest is not likely to be in jeopardy, the court may not be willing to crack the corporate shell, but it may rend the will of for a certainty whether a company is an enemy company. It is true that unlike a natural person, a company does not have mind or consciousness. Therefore, it cannot be a friend or foe. It may, however, be characterized as an enemy company if its affairs are under the control of company of an enemy country. For this purpose, the court may examine the character of the person who are really at the helm of affairs of the company. ठीक है, जैसे ये केस का नाम क्या है? डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। इस केस में हुआ क्या था? देखो जरूरी नहीं है मैं सारी केस की डिटेल्स आपके साथ में डिस्कस करूं, है ना, कि इस केस में ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। अपने को तो टैगलाइन पकड़नी है क्या, कि सर ये कंपनी एनिमी कंपनी है या फ्रेंड कंपनी है। यदि एनिमी कंपनी है तो कंपनी और उसके पीछे हुए बैठे लोगों को अलग अलग मानने से मना कर सकते हैं। केस, ये सिचुएशन, और आगे ब्रैकेट में डाल देना है केस का नाम। पांचों सिचुएशन में 1 से 2 केस लॉ मिलेंगे, वो सारे पांचों के पांचों पॉइंट में वो केस लॉ भी याद रखने के हैं आपको। बात समझ में आ गई? यस सर। राघव काबरा लेट क्यों आया? हम्म। सर वो मैं बाहर गया था तो घर आने में लेट हो गया थोड़ा। अरे तो तेरे पास मोबाइल होगा ना जेब में? हाँ सर, वो 5 मिनट में आने वाला था इसके लिए आके ज्वाइन किया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। ये आपने सुना है, जैसे एमआरएफ टायर्स होते हैं, जैसे कि सीएट टायर्स होते हैं, वैसे अपने इंडिया में भी एक कॉन्टिनेंटल टायर्स करके कंपनी है जो टायर बेचती है, आज भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बहुत पुराना केस है, तो भी ये कंपनी आज भी इंडिया में भी काम कर रही है। ठीक है सर, तो डेमलर कंपनी क्या हुआ था, इनमें से एक कंट्री एक्स थी, एक कंट्री वाई थी, दोनों के बीच में कुछ वार चल रहा था। यस सर, कंट्री एक्स की एक कंपनी थी, कंट्री वाई में एक कंपनी रजिस्टर हुई हुई थी, कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर, जो भी वो नाम है ना, कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी मान लो। सर रजिस्टर कहाँ हुई हुई थी, कंट्री नंबर वाई में हुई हुई थी। ठीक है सर, और लेकिन इसके पीछे बैठे हुए लोग कौन थे, किन्होंने इसको रजिस्टर कराया था इस कंपनी को, कि सर जो कंट्री नंबर एक्स के लोग थे, कंट्री एक्स के लोग थे, पीछे वो बैठे हुए थे, दोनों में फाइटिंग चल रही थी। इसने कुछ टायर्स, जो कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी है ना, उसने कुछ टायर्स यहाँ पर सप्लाई किए। तो बाद में जब जिसको सप्लाई किए उसको पता पड़ा कि यार ये तो कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी से हमने जो टायर्स लिए हैं वो उसके पीछे तो एनिमी कंट्री के लोग बैठे हुए हैं, तो उसने क्या पेमेंट करने से मना कर दिया। पेमेंट करने से मना कर दिया, जिसने भी टायर खरीदे थे उसने, तो ये कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी गई कोर्ट में। किसको सप्लाई किए थे इसने टायर, डेमलर कंपनी लिमिटेड को। डेमलर कंपनी लिमिटेड को कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ने ये डेमलर कंपनी, कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर कंपनी ने इसको यहाँ पर टायर्स सप्लाई किए। ठीक है, कंट्री एक्स और कंट्री वाई में वार चल रहा था। डेमलर कंपनी भी और कॉन्टिनेंटल कंपनी भी दोनों इसी कंट्री में रजिस्टर हुई हुई थी कंपनीज। बाद में पता पड़ा इसने पेमेंट करने से मना कर दिया डेमलर ने कॉन्टिनेंटल को, तो कोर्ट में गई बात। कोर्ट ने कहा तुम्हारे पीछे बैठे हुए लोगों को हम देखें तो सर तुम तो एनिमी कंट्री के लोग हो, जो कि जिससे कि इस कंपनी का नेचर एनिमी तरीके का हो जाता है। तो एनिमी नेचर की कंपनी है, तो हम पेमेंट करेंगे तो तुम हमारे ही खिलाफ उस पेमेंट को यूज करोगे, तो हम लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर देते हैं, तुम्हारी और इस पीछे बैठे हुए लोगों की सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर देते हैं। तुम्हारा एनिमी कैरेक्टर है, इसलिए हम तुमको तुम्हारी लिफ्टिंग ऑफ पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर रहे हैं, तुमको अलग मानने से मना कर रहे हैं, तुमको हम पेमेंट हाल फिलहाल नहीं करेंगे जब तक कि वार चल रहा है। ठीक है, तो सर टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी की पीछे बैठे हुए लोग कौन है, हम लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर सकते हैं। जैसे कि कोई पाकिस्तान है या फिर चलो चाइना है, ये इंडिया है, चाइना और इंडिया के बीच में वार चल रहा है, चाइना ने कोई इंडिया में कोई कंपनी रजिस्टर कराई, पीछे वही लोग बैठे हुए हैं चाइनीज, तो हम उनके पीछे जाके देखेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी का पर्दा खींच के देखेंगे तो पता पड़ेगा ना दैट इनमें और इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है, तो एनिमी नेचर की कंपनी है। इसलिए लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का पहला पॉइंट, इफ द पब्लिक इंटरेस्ट, the leading case in this point is here Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company. If the public interest is not likely to be in jeopardy, the court may not be willing to crack the corporate shell. यदि कॉर्पोरेट ये सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण कोई पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर नहीं हो रहा है, तो फिर पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल नहीं किया जाएगा, कंपनी अलग ये अलग। सर कैसे पब्लिक इंटरेस्ट, कैसे आओ समझो, ये एक एक वर्ड समझने की बात है। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ तुम्हारा कंसंट्रेशन का होना चाहिए कि लाइन में जो वर्ड लिखा हुआ है वो एक्चुअली क्या मीनिंग एक्सप्रेस करना चाह रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट समझना, डेमलर कंपनी और कॉन्टिनेंटल टायर में क्यों पब्लिक इंटरेस्ट वर्ड यूज लिया। यदि हमारा देश जो है वो मान लो चाइना से फाइटिंग में, ठीक है, वार चल रहा है, ठीक है, चाइना आके अटैक करेगा इंडिया पे, तो क्या उससे पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर होगा या नहीं होगा। अभी आप ईरान और उसके बीच में वार देख लो, बिल्डिंगें फूट रही हैं, न पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लोग कोलैप्स हो रही है, बिल्डिंग रहवासी बिल्डिंग हो रही है, तो पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ सर, कि सर उन्होंने अभी स्कूल पे एक जिसमें बच्चियां पढ़ती थी उस पे बम मार दिया, तो पब्लिक इंटरेस्ट खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ सर, पब्लिक को नुकसान हो रहा है। कि सर उन्होंने रहवासी बिल्डिंग पे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे बम गिरा दिए, कि सर उन्होंने कॉर्पोरेट्स पे बम गिरा दिए, कि सर उन्होंने जो पीने का पानी और जो जिससे बिजली प्रोड्यूस हो रही है उन प्लांट्स पे बम गिरा दिया। तो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो रही है ना ये सब वार में जो बातें। तो यदि पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है, कोर्ट जरूर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने की बात करेगा। लेकिन यदि कहीं पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर नहीं हो रहा है जो भी सिचुएशन है उसमें, तो फिर कोर्ट मना करेगा कि नहीं,
कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं हो रही इसलिए, ठीक है। सो इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी इन जियोपार्डी, द कोर्ट में नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल। समझ में आ गई बात? यस सर। बट इट मे रेंट द व्हील फॉर असरटेनिंग वेदर अ कंपनी इज एन एनिमी कंपनी और नॉट। सर ये जरूर समझने के लिए कि एनिमी कंपनी है या नहीं, वो कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर सकता है। आगे क्या बोलता है कि देखो, जैसे नेचुरल पर्सन का तो खुद का दिमाग होता है, पर ये आर्टिफिशियल पर्सन जो कंपनी है, इसका खुद का दिमाग तो होता नहीं है, ठीक है। इसको तो, इसका दिमाग तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो नेचुरल पर्सन है। देयरफॉर इट कैनॉट बी फ्रेंड और अ फो, या वो कंपनी के लिए बोला जाए तो ना तो वो दोस्त होती है ना वो दुश्मन होती है, लेकिन पीछे बैठे हुए लोगों को देखा जाए तो फिर वो इट कैन बी characterized as an enemy company if its affairs are under the control of the people of an enemy country। वही होता है, कंपनी खुद तो आर्टिफिशियल है ना, दिमाग है उसके पास, पीछे बैठे हुए लोग यदि एनिमी कंट्री के हैं तो फिर वो उस कंपनी का नेचर ही एनिमी कैरेक्टर का हो जाएगा। सो फॉर दिस पर्पस कोर्ट में एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ द पर्संस हु आर रियली बिहाइंड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इजी है ना? देखो, चीजों को इजी बना के उनके ट्रू कंटेक्स्ट में पढ़ के समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ में अभी जैसे चल रहा हूं ना, वो एक स्कूल के बच्चे की तरह है, जबकि मेरा काम एक्चुअल में पता है क्या है? लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के 5 पॉइंट, ये पॉइंट, इसका केस ये है, और इसमें बातें ये है। पढ़ने का काम भविष्य में तुम्हारा होएगा, इस तरीके से मैं नहीं चल सकता, नहीं तो 4 महीने में कोर्स पूरा नहीं होगा। बात समझ में आई? ये पढ़ने का काम और इसको समझाने का काम मेरा, पढ़ के इंटरप्रेट करके कोई डाउट पूछने का काम है वो तुम्हारा। सबको समझ में आई ये बात? जिया बोरा, जिया जैन, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास में कि तुम एक एक चींटी की तरह चलते रहो, धीमे धीमे स्नेल की तरह। तुमको फास्ट मूव करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, वेयर कोर्ट्स जनरली लिफ्ट दी कॉर्पोरेट वेल लिस्ट, यदि उस कंपनी को केवल टैक्स इवेड करने के लिए बनाया गया है। 2 केसेस हैं, 3 केसेस हैं इनफैक्ट। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट केस दिनशॉ मानिक जी पेटेंट वाला है, सेकंड केस ये है, थर्ड केस ये। सबसे इंपॉर्टेंट ये सर, जहां पर भी आए हमको नाम ध्यान रख लेना है, 1 2 3, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये 1 और 2, ये 2 ध्यान रखने, ठीक है। चलिए, अब टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, जैन साहब पढ़ो। In certain matters concerning the law of taxes, duties, and stamps, particularly where question of the controlling interest is an issue, S. Burnes Limited versus Commissioner of Inland Revenue, where corporate entity is used to evade or circumvent tax, the court can disregard the corporate entity. Jogilal versus Commissioner of Income Tax, Air SC. एयर एस इन नहीं है, दिनशा ए आई आर है, एयर नहीं है, हवा नहीं है, ये ए आई आर है, ऑल इंडिया रिपोर्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अलग अलग, जैसे आप मैगजीन्स पढ़ते हो ना, मैगजीन्स, वैसे ये लॉ की, एक बस समझने के लिए बोल रहा हूँ, लॉ की मैगजीन्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट, उन सब के जजमेंट्स छपते हैं। तो ऑल इंडिया रेफरेंसर सुप्रीम कोर्ट, साइटेशन भी आती कि इसके इतने पेज पे यहाँ यहाँ ये मिलेगा। उस हमको ये सब ए आई आर और ऐसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन क्या याद करोगे कि सर, जहां पर कंपनी की कॉर्पोरेट एंटिटी को केवल टैक्स इवेजन या टैक्स को सरकमवेंट, यानी कि उससे बचने के लिए यूज किया जा रहा है, तो फिर द कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी। का केस का नाम है जुगीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CIT, जुगीलाल, ठीक है, बस याद रख लेना। दूसरा केस है दिनशॉ मानिक जी पेटेंट केस, एक बार इसको पढ़ ले फिर मैं इसको समझाता हूँ। in the Inshaw Manikji Petit, it was held that the company was not a genuine company at all, but merely the assesses himself disguised under the legal entity of a limited company. The assesses earned huge income by way of dividends and interest. So he opened some companies and purchased their shares in exchange of his income by way of dividend and interest. This income was transferred back to assesses by way of loan. The court decided that the private companies were a sham and the corporate will was lifted to decide the real owner of the income.
ठीक है, दिनशॉ मानिक जी पेटेंट केस मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, ये क्या हो गया? दिनशॉ मानिक जी पेटेंट केस में क्या हुआ था? मान लो ये हमारे दिनशॉ मानिक जी पेटेंट हैं, इनके पास कुछ कंपनीज के खूब सारे शेयर्स थे और खूब सारे डिवेंचर्स थे। शेयर्स पे क्या मिलता था कि सर डिविडेंड इनकम मिलती थी, और डिवेंचर्स पे क्या मिलता था कि सर इंटरेस्ट इनकम मिलती थी। खूब पैसे मिलते थे, तो खूब पैसे मिलते थे तो खूब टैक्स भी लगता था इस इनकम पे। तो ये बड़े परेशान हो गए कि यार सीधा मेरा 1/3 तो मेरी इनकम पता नहीं सरकार ही लेके चली जाती है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैं कैसा लगेगा यदि सुया कर्नावट ने एक पिज्जा खरीदा है, ठीक है, उसमें से ये 1/3 पीस जो है ये सरकार ले जाए अपने टैक्स के नाम पे। तो बड़ी जलन होगी ना सरकार से, ये क्या तरीका है, पैसे हम कमाए, ठीक है, पिज्जा हम खरीदें और टैक्स ये ले जाए। तो इससे अच्छा है, बचाने की सबकी इच्छा होगी। तो दिनशॉ मानिक जी पेटेंट ने क्या किया कि सर मान लो 4-5 कंपनियां खोल ली, प्राइवेट कंपनीज, 1 2 3 4 5, ठीक है सर। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, SSC himself described under legal entity of limited company. SSC earned huge income by way of dividend and interest. यार यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने। So he opened some companies, ठीक है सर, and purchased their shares in exchange of his income by way of dividend and interest. सर यहाँ पर अपने ये जो शेयर्स और डिबेंचर्स थे यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, बदले में इनके शेयर्स ले लिए, ठीक है सर। तो यानी कि अब डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम कहाँ आने लग गई कि सर इन पांचों कंपनीज में आने लग गई, अलग अलग थोड़े थोड़े सब में डाल दिए। अपने शेयर्स और डिबेंचर्स जिनसे इनकम हो रही थी वो 5 कंपनियां खोल के इसमें डाल दी, और इनसे डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम अब दिनशॉ मानिक जी पेटेंट के पास में तो आ नहीं रहे, सब यहाँ आ रहे हैं, और बदले में क्या कर लिया, उनसे इन कंपनी के शेयर्स लेने लग गए। यस सर। आगे क्या हुआ, अब सर इनकम कहाँ आने लग गई डिबेंचर्स और इंटरेस्ट की सर यहाँ आने लग गई। वो इनकम को वापस कैसे लेने लग गया, लोन जैसे पांचों कंपनी से खुद लेने लग गया। तो यानी अल्टीमेटली वो पैसा भी इसी के पास में आ गया या नहीं आ गया? यस सर आ गया। तो सर ये सब इतना, और इन कंपनीज में बाकी कोई काम नहीं हो रहा था, ठीक है, कोई ढंग का काम या कोई काम हो ही नहीं रहा था, ये केवल इस टैक्स को बचाने के चक्कर में खोली गई थी, ठीक है। सो दिस इनकम वॉज ट्रांसफर्ड बैक टू एसएससी बाय वे ऑफ लोन, वापस खुद ही लोन जैसे ले लेता उन कंपनी से। द कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्राइवेट कंपनीज वर जस्ट अ शैम, धोखा देने की चीज थी, एंड द कॉर्पोरेट वेल वाज लिफ्टेड टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम। ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, हम पांचों मानने से मना कर दिया, पीछे कौन बैठा हुआ है ये देखा और टैक्स लगाया इस पे, ठीक है। सो अब देखो कितने सारे अपने पास में केस लॉज हो चुके हैं। सबसे पहला केस सोलोमन वर्सेस सोलोमन, क्या बोलता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। दूसरा केस मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, क्या बोलता है, दैट अ member of a company does not even have insurable interest, in property of the company, ठीक है। कंपनी की चीज पे खुद इंश्योरेंस नहीं ले सकते हो तुम। तीसरा केस जुग्गीलाल, नहीं, तीसरा केस डेमलर एंड कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स। सर to decide whether company is enemy company or not, we can lift the corporate veil, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट 5 जो केसेस है ना, 3 4 5 6 7 8, वो सब के सब किधर आएंगे, लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के अलग अलग सिचुएशन के केसेस हैं। चौथा केस दिनशॉ मानिक जी पेटेंट केस या जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सर यदि कंपनी को टैक्स चुराने के लिए बनाया जा रहा है तो फिर हम सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर देंगे। केसेस आते जा रहे हैं, तुम्हारी लिस्ट बन रही है या नहीं बन रही है? सभी वीडियो ऑन करो। जिया जैन, जिया जैन, ऋषि अग्रवाल, श्रेया कर्नावट, लिस्ट बन रही है तुम्हारी या नहीं बन रही है? कावरा जी, सच में बन रही है हाँ सर। या सर को बना रहे हो? हम्म।
कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और मैं तो कानून पढ़ाने वाला हूँ, तो मेरे हाथ कौन रिप्रेजेंट करेंगी फिर? पारुल मैम या फिर प्रिया मैम? ठीक है, पूरी छूट दे दूंगा, लगाओ इनको दो दो डोटे पीछे। ठीक है, तो ध्यान रखना। खुशबू आजियानी, तेरी लिस्ट तैयार है या नहीं है? ठीक है। जिया जैन, जिया जैन के चेहरे से ऐसा लग रहा है कि ये तो यार कहाँ फंस गई यार, मैं ऐसा तो नहीं सोच रही है? हम्म। ठीक है। ऋषि अग्रवाल स्लैश, ऋषि अग्रवाल स्लैश। हाँ भाई, क्या हुआ? तेरी लिस्ट तैयार है या नहीं है? सर थोड़ी थोड़ी है, बाकी आज कर लूंगी। ठीक है। वोरा साहब, एक ही हिट में पास होना है, ध्यान रख लेना। क्यों दूसरी बार है ना एग्जाम देते हुए उल्टियां आती हैं, ये बात जो पास नहीं हुए ना पहली बार में उनसे पूछना, कि दूसरी बार में लिटरली वॉमिटिंग हो जाती है, फिर से वही वो उतना का उतना पढ़ने को मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। कि सर हमने लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का 2 पॉइंट्स कर लिया। कि सर कौन कौन सा? कि सर एक तो, एक सेकेंड, एक तो अपन ने कर लिया ट्रेडिंग विद एनिमी, डेमलर कंपनी। याद रखना इस पॉइंट में डेमलर कंपनी एंड कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी वाला केस है, वेयर कॉर्पोरेट एंटिटीज यूज्ड टू इवेड और सर्कमवेंट टैक्स में दिनशॉ मानिक जी पेटिट केस एंड जुगीलाल वर्सेस सीआईटी। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। ठीक है, लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। क्या बोलता है? तो अब चल देखो, नीचे लिस्ट अलग तरीके से दी हुई है, यहाँ पॉइंट मतलब उस ऑर्डर में नहीं लिए। टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, सर केस का नाम क्या है? द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अदर्स, या एंड अनदर्स। इस केस में क्या हुआ था, ये मैं बता चुका हूं आपको, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। कि सर ये कंपनी है, कंपनी के पास में खूब सारी इनकम आती थी। इनकम जो है वो बहुत सारी जगह से आ सकती है, कि जैसे कि सर मैं जो अपना काम कर रही हूँ, जो मेरी कंपनी का काम है उससे इनकम आ रही है। कि सर मेरी कंपनी में जो मैंने शेयर होल्ड रखे हैं उससे मेरे को डिविडेंड इनकम आ रही है या इंटरेस्ट इनकम आ रही है। ठीक है, तो कहीं से भी आ रही इनकम है ना? यस सर। तो सर जितनी इनकम होती थी उस हिसाब से इस कंपनी में जो वर्कमैन थे, काम करने वाले लोग थे, उनको बोनस देना पड़ता था। ठीक है, बोनस वगैरह जो भी उनका पेमेंट था, इट वाज डिपेंडेंट अपॉन द एक्चुअल इनकम विच वाज अर्नड बाय द कंपनी थ्रू विच एवर वेज। ठीक है, कंपनी को भी ये बात समझ में आ गई, इसने कहा, इसके मन में शरारत आ गई कंपनी के मन में, क्या कि है ना, मैं एक काम करती हूँ, अपनी इनकम को किसी तरीके से कम कर देती हूँ। तो इसने क्या किया, इसने एक दूसरी कंपनी खोली, सब्सिडियरी कंपनी खोली, और अपने ये जो जिन शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा था ना, किसी थर्ड कंपनी एक्स लिमिटेड के शेयर्स थे इसके पास में, वो थर्ड कंपनी एक्स लिमिटेड के शेयर्स इसने कहाँ ट्रांसफर कर दिए? अपनी सब्सिडियरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिए। यानी कि अब एक्स लिमिटेड अगले साल से जो भी डिविडेंड बांटेगी वो कहाँ आने लग जाएगा? सर शेयर्स इस कंपनी के पास में है ना, तो इसके पास में आने लग जाएगा, सब्सिडियरी कंपनी के पास में। यानी कि इस होल्डिंग कंपनी की इनकम रिड्यूस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यस सर, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है सर, तो यानी कि इनकम रिड्यूस हो जाएगी, जो वर्कमैन है उनको बोनस कम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? यस सर। चेन इफेक्ट समझ में आया? चेन इफेक्ट समझ में आया सबको? जिया जैन, ऋषि अग्रवाल, खुशबू, जिया वोरा, दो दो जिया हैं, दो दो जैन हैं। ठीक है, खुशबू भी है, दिशी भी है, सब जने ध्यान से पढ़ना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ठीक है, चलिए। तो सर बोनस कम हुआ, तो वर्कमैन को ये बात समझ में आ गई कि कंपनी अपनी लीगल लाइबिलिटी या जो कंपनी का लीगल ऑब्लिगेशन है उसको अवॉइड करने के लिए कंपनी ने ये काम किया है। और सच में एक्स लिमिटेड के शेयर जिस कंपनी में ट्रांसफर किए उसमें कोई दूसरा ढंग का काम नहीं हो रहा है, उसका पर्पस यही था कि कैसे भी बस वर्कमैन का बोनस रिड्यूस कर दें, अपनी इनकम रिड्यूस करके। ठीक है, और कोई काम करते हैं यहाँ पर तो अलग बात है, और कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, बस यहाँ पर इनकम रिड्यूस करके और बोनस रिड्यूस करने के लिए। तो वर्कमैन ने केस ठोक दिया, किस पे? वर्कमैन ने इस कंपनी के जो वर्कमैन थे इसके ऊपर केस ठोक दिया। तो वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री भावनगर वर्सेस, इस कंपनी का नाम क्या है जिसने ये सब कांड किए? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री भावनगर। भावनगर में एक एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री
भावनगर वर्सेस वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री भावनगर। ठीक है, सो वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, पढ़ लो इसको। दर्श जैन, तेरे को पढ़ना है? भूल हाँ गया? सर, to avoid a legal obligation where it was found that the sole purpose for the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen, the Supreme Court upheld the piercing of the will to look at the real transaction. ठीक है, केस का नाम हमने पढ़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों कंपनीज की सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना करते हुए, ठीक है, सही में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके देखा कि पीछे चल क्या रहा है, तो उसने फिर इस कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर दिया। पढ़ भाई, इस केस में क्या हुआ? व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस? धीमे धीमे एक एक लाइन पढ़ता जा। The facts of the case are that a limited com- ए a लिमिटेड। limited purchase A Limited purchased shares of B Limited by investing a sum of 4,50,000. The dividend in respect of these shares was shown in the profit and loss account of the company. Year after year, it was taken into account for the purpose of calculating the bonus payable to the workmen of the company. Sometime in 1968, the company transferred the shares of B Limited to C Limited, a subsidiary wholly owned by it. Thus, the dividend income did not find place in the profit and loss account of A Limited, with the result that the surplus available for the purpose for payment of bonus to the workmen got reduced. Hereby, uh, here a company created a subsidiary and transferred to it its investment holdings in a bid to reduce its liabilities to pay bonus to its workers. Thus, the Supreme Court brushed aside the separate legal existence of the subsidiary company. The new company so formed had no assets of its own except those transferred to it by the principal company, with no business or income of its own except receiving dividends from shares transferred to it by the principal company, serving no purpose except to reduce the gross profit of the principal company so as to reduce the amount paid as bonus to workmen. ठीक है, ये लास्ट लाइन जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जब गहराई में जाके देखा तो उन्होंने देखा कि इस कंपनी का सिवाय जो शेयर्स इधर से ट्रांसफर किए गए उसके अलावा कोई एसेट्स नहीं है। क्या कोई काम है? नहीं सर, कोई काम नहीं करती है। वगैरह वगैरह, कोई और ट्रांजैक्शंस है? नहीं सर, कोई और ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो ये एक झटके में पता पड़ता है ना कि भाई बनाई किस लिए गई, ताकि यहाँ से पैसे जो इनकम है वो इधर आ जाए और इधर के वर्कर्स को कम देना पड़े। सर बनाई इसीलिए गई है। हाँ, कोई और काम होता तो इतनी इजीली लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट समझ गया कि पीछे गलत इरादा है, इसलिए लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर दिया। तो अपन ने नेक्स्ट केस कौन सा पढ़ लिया रे? वर्कमैन एसोसिएटेड इन रबर इंडस्ट्री भावनगर वर्सेस वो कौन सी एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री भावनगर। ठीक है, कहां पर लग रहा है ये केस? कि सर टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, यदि किसी ने दूसरी कंपनी बनाई है तो, चाहे कंपनी ने चाहे आपने, कोई आपका लीगल ऑब्लिगेशन था उसको अवॉइड करने के लिए बनाई। बात समझ आ गई? यस सर। फोर्थ, सेकेंड लास्ट पॉइंट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। सर एक होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी है, वो काम जो मान लो खुद नहीं कर पा रही है, उसके लिए उसने एक अपनी सब्सिडियरी कंपनी बनाई जिसके ऊपर इसका कंट्रोल है। ठीक है, और उससे काम करवा रही है, जो कि इसकी एजेंट की तरह ही काम कर रही है, बस और कोई नहीं। तो फिर वहां पर इन दोनों कंपनीज की सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर सकते हैं। ठीक है, आपस में एक ही है, ये मान सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। केस का नाम क्या है? कि सर मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, 1982 का केस है। ये अपने को साल याद रखने की जरूरत नहीं है, केस का नाम जरूर याद रख लेना। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडीज टू एक्ट एज एजेंट्स, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। देखो एक बार फर्स्ट पैराग्राफ और फिर सेकंड पैराग्राफ पढ़ ले, फिर इस केस को समझाता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ ली। A company may sometimes be regarded as an agent or trustee of its members or of another company, and may therefore be deemed to have lost its individuality in favor of its principal. Here, the principal will be held
for the acts of that company. ठीक है, In इसमें this case, इसमें क्या होता है, देखो जब आप प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप पढ़ोगे ना, व्हेन यू रीड द प्रिंसिपल एजेंट, थर्ड पार्टी के सामने किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर प्रिंसिपल को, तो एजेंट के हर काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। यहाँ कंपनी क्या कर रही है, बस अपनी एक एजेंट कंपनी बना, जैसे ही उसको काम करवा रही है तो उससे खुद बाइंड होगी या नहीं होगी, हाँ सर दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना किया जा सकता है। सेम लिंक पे एक बार सभी जने वापस रिज्वाइन करेंगे।